हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बघेल ट्यूटोरियल्स। माय नेम इज सचल पांडे। आज हम इंग्लिश की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास, बहुत ही बेसिक क्लास के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स में, जो कि आपका सब इंस्पेक्टर का मेंस होने वाला है, सीजीपीएससी व्यापम, सीजी व्यापम के एग्जाम्स जो हो आने वाले हैं आपके, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये क्लास आपकी। आप इससे देख सकते हैं, समझ सकते हैं इसकी इंपॉर्टेंस। बेसिक मीन्स बेसिक क्या होते हैं इंग्लिश की? इंग्लिश का बेसिक होता है सेंटेंस फॉर्मेशन। आप सेंटेंस कैसे फॉर्म करते हैं? अगर आप सेंटेंस फॉर्म करना नहीं जानेंगे तो आप सेंटेंस के एरर नहीं निकाल पाएंगे। आप सेंटेंस में प्रपोजिशन का पोजीशन नहीं समझ पाएंगे कि कहाँ उसको लोकेट करना है। तो उसी को देखते हुए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे बेसिक इंग्लिश की क्लास जो है। चलिए देखते हैं। अगर हम इसकी शुरुआत करें तो ये शुरुआत होगी इस कहानी की टेंस से। टेंस के जो तीन टाइप आप जानते ही हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और हर टेंस के आप प्रेजेंट की बात करें, चाहे पास्ट की बात करें, चाहे फ्यूचर की बात करें, हर टेंस के चार टाइप होते हैं। मीन्स ये चार टाइप जो है वो प्रेजेंट के भी हैं, ये चार टाइप आपके पास्ट के भी हैं, और यही चार टाइप आपके फ्यूचर के भी हैं। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसे ऑल्सो कॉल्ड प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, नॉट प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ऐसे ये आपके कुल मिलाकर के इसके फोर और फ्यूचर के 4, टोटल 12 टेंस आप देखने वाले हैं। अब हर टेंस में 12 टेंस होंगे, आपके 12 टेंस होंगे। आप हर टेंस में ये चार टाइप के सेंटेंस जरूर देखेंगे। एक होता है अफर्मेटिव, जिसको हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक। दूसरा होगा नेगेटिव, जो होता है आपका नकारात्मक। तीसरा होगा आपका इंट्रोगेटिव बिगिनिंग, और चौथा होगा इंट्रोगेटिव WH वर्ड। ये दोनों क्या होते हैं, कैसे डिफर करते हैं एक दूसरे से, हम आगे इसको चर्चा करेंगे। फिलहाल आप ये ध्यान दीजिए कि हर टेंस में आप ये चार टाइप के सेंटेंस पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारा सबसे पहला टेंस जो होता है, सबसे पहला टेंस जो होता है वो ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब ये जानने के लिए आपको सबसे पहले कुछ इसके बेसिक नॉलेज होते हैं टेंस को समझने के लिए। जैसे हिंदी में कर्ता, क्रिया और कर्म होते हैं, वैसे इंग्लिश में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब होता है। तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट का नॉलेज टेंस को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप सब्जेक्ट नहीं पकड़ पा रहे हैं, ऑब्जेक्ट नहीं पकड़ पा रहे हैं, वर्ब नहीं समझ आ रहा है आपको, तो आप टेंस में कोई भी सेंटेंस का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। और फॉर्मेशन नहीं होगा तो आप एरर भी नहीं पकड़ पाएंगे, आपको हेल्पिंग वर्ब समझ नहीं आएगी। तो सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट का क्या रोल है। सब्जेक्ट मीन्स, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, शी प्लेज क्रिकेट, आई बीट यू। अब सब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि जो भी कार्य सेंटेंस के अंतर्गत हो रहे हैं। जैसे पहले सेंटेंस में आप देखेंगे क्या काम हो रहा है, खेलने का। वो खेलने का काम कौन कर रहा है? शी। तो जो भी एक्शन वर्ड है, ये जो प्ले है, ये आपका वर्ब है। मैं आपको बता दूं, वर्ब को मैं एक्शन वर्ड की तरह भी बोल सकता हूं। इस एक्शन वर्ड को परफॉर्म करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। मतलब शी क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट। ऐसे ही आई बीट यू, मैं तुमको पीटता हूं। अब इसमें बताइए कि पीटने का कार्य कौन कर रहा है? आई। तो आई क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। और जो भी एक्शन वर्ड है वो आपके वर्ब। एक्शन वर्ड का मतलब जो भी कार्य हो रहा है वो कहलाएगा वर्ब। तो वर्ब को पहचानने में बच्चे दिक्कत नहीं होती उनको, अमूमन मैंने जो देखा है। अब आते हैं ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसको ध्यान से समझिए। इसको ऑब्जेक्ट को पकड़ने के दो तरीके हैं। पहले तो मैं एक आपको सिंपल सी चीज बताता हूं कि सबसे पहले जो भी एक्शन हो रहा है ना, एक्शन को करने वाला तो सब्जेक्ट होता है,
एक्शन को भोगने वाला, फेस करने वाला, झेलने वाला जो होता है वो कहलाता है ऑब्जेक्ट। तो ये जो हो जाएगा वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सर आपको कैसे पता चला ये ऑब्जेक्ट? अभी तो मैंने बताया कि यहां पे काम क्या हो रहा है, खेलने का, उसको कौन फेस कर रहा है। या इसको इस एग्जांपल से ले लीजिए, ये बीट हो रहा है, पिटाई हो रही, पिटाई किसकी हो रही? यू की। किसके द्वारा हो रही? आई की। तो जो कर रहा है वो सब्जेक्ट और जो झेल रहा है वो ऑब्जेक्ट। ठीक। अब कुछ बच्चे होते हैं जो पूछते हैं सर हमको समझ नहीं आया ऑब्जेक्ट का फंडा। बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जिसमें तो ऐसा लगता है कि ऑब्जेक्ट है पर उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं आई गो टू टेम्पल। आई गो टू टेम्पल। अब मैंने पूछा बच्चों से इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो उन्होंने बता दिया ये सब्जेक्ट है सर। ठीक है। एक्शन वर्ड मतलब वर्ब, ये हो गया। अब मैंने पूछा उनसे ऑब्जेक्ट, तो उन्होंने कहा टेम्पल। टेम्पल नहीं होगा ऑब्जेक्ट। क्यों नहीं होगा? सर मैं जा रहा हूं और वो फेस कर रहे हैं टेम्पल। अरे नहीं भाई, मेरे आने या जाने से टेम्पल को क्या नुकसान होना है या कुछ फायदा होना है क्या? मेरे जाने या नहीं जाने से टेम्पल को कुछ नुकसान होना है क्या? मतलब वो कुछ भोग रहा है क्या अगर मैं ना जाऊं या जाऊं तो? ऐसा कुछ नहीं है। तो टेम्पल आपका ऑब्जेक्ट वहां पर नहीं है। अगर ऐसे आप ऑब्जेक्ट को नहीं पहचान पा रहे तो आपके पास एक और उपाय है। आप हिंदी का क्या, किसे और किसको, ये लगा के देखिए सेंटेंस में, और ये लगाने के बाद आपको जो भी आंसर मिलेगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल आई बीट यू, ये सिंपल सेंटेंस ले रहे हैं अपन, इससे बहुत जल्दी हम समझ सकते हैं। आपको श्योर है ये सब्जेक्ट है, आप श्योर हो गए कि जो भी एक्शन वर्ड, जो भी काम हो रहा है वो वर्ब है, और आप मान लीजिए एक मिनट के लिए इसमें आप श्योर नहीं कि ऑब्जेक्ट है कि नहीं। तो आप जिसमें आप श्योर नहीं है ऑब्जेक्ट है कि नहीं, उस वर्ड को हटा दीजिए। मैं पीटता हूं, आप लगा दीजिए क्या, वहां पे क्या लगा के देखिए। जिस पे आपको डाउट है जिस शब्द पे, उसको हटा करके आप क्या लगा के देखिए। मैं क्या पीटता हूं या मैं पीटता हूं क्या, आंसर मिल रहा है। बहुत अजीब सा सेंटेंस नहीं मिल रहा है? जी हाँ, बनेगा भी। तो क्या से आंसर नहीं मिल रहा है? यू। मैं किसे पीटता हूं, क्या आंसर मिलेगा? यू। मतलब कि यू यहां पे आपका ऑब्जेक्ट है। जैसे कि और देख लीजिए, हिंदी में देख लेते हैं। वह मुझे जानता है। ही नोस मी। अब वह ही हो गया आपका, और जो एक्शन वर्ड है जानना वो आपका नो हो गया। उसके बाद ये जो मुझे है, मतलब जिसके लिए मैंने मी लगाया है, ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं ये आपको पहचानना है। अगर तो उसका तरीका है, आप सेंटेंस में लगा लीजिए क्या, किसे, किसको। वह मुझे जानता है। आपको मुझे में डाउट है तो मुझे को हटा दीजिए। वह क्या जानता है, इससे उत्तर नहीं मिलेगा मुझे। हाँ, वह किसे जानता है या किसको जानता है, इन दोनों में से कोई भी एक लगा लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। वह किसे जानता है, क्या उत्तर मिलेगा? वह मुझे जानता है। तो मुझे वहां पे क्या बन गया? मी क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन में कि ये तो सब्जेक्ट था, ये तो वर्ब था। सर टेम्पल के लिए करिए। जैसे कि मुझे डाउट है कि ये टेम्पल ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। मैं क्या करूंगा, आई गो तक तो मेरा क्लियर है। टू यहां पे क्यों आया मैं अभी बताने वाला हूं। पहले ये देख लेते हैं कि टेम्पल ऑब्जेक्ट है या नहीं है। आपको मैंने कहा था कि इसकी हिंदी मीनिंग क्या होगी, इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा। आई गो टू टेम्पल, मैं मंदिर जाता हूं। मैं मंदिर जाता हूं। चलिए लिख भी लेते हैं, मैं मंदिर जाता हूं। ठीक है। अब मैं मंदिर जाता हूं, आपको डाउट है इस मंदिर में ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं, तो आप एक काम करिए, मैं और इसके यहां पे मंदिर को हटा के आप क्या डालिए, मैं क्या जाता हूं। उत्तर मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। मैं किसे जाता हूं, हाँ, इससे भी आंसर नहीं मिल रहा है आपको।
मैं किसको जाता हूं, इससे भी आंसर नहीं मिल रहा है। आपको आंसर मिलेगा मैं कहां जाता हूं। मैं कहां जाता हूं से आंसर मिल रहा है, दैट मीन्स, और कहां तो इस ग्रुप में नहीं है। सब ऑब्जेक्ट पहचानने वाले कंडीशन में आपका कहां शब्द है क्या, नहीं है। इसका मतलब आपका मंदिर जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि उसको कहां शब्द लगा करके आप पहचान रहे हो। ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए आपका क्या, किसे, किसको लगाने के बाद सेटिस्फैक्टरी आंसर मिलनी चाहिए, तब आप कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट है। तो बहुत सिंपल सा है। आपको और एग्जांपल दे देते हैं अगर चीजें समझ नहीं आ रही हैं। जैसे कि वे लोग मुझे धोखा देते हैं, दे चीट मी। अब पहचानने के लिए, कोई भी ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, हिंदी में तो मैंने बताया था क्या, किसे या किसको लगा लीजिए। इंग्लिश में क्या हो जाएगा भाई, अगर इंग्लिश में आइडेंटिफाई करना है, इन्हीं को आप बोल सकते हैं व्हाट या whom। जैसे कि दे चीट मी, दे चीट मी, दे सब्जेक्ट हो गया, एक्शन वर्ड क्या है, चीट। आपको डाउट है मी ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, आप इंग्लिश में भी ये वर्ड्स को लगा के देख सकते हैं। जैसे कि दे चीट व्हाट, व्हाट से आंसर नहीं मिल रहा है, दे चीट व्हाट, दे चीट whom, whom मतलब होता है किसे या किसको, तो क्या आंसर मिलेगा, मी। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आप हिंदी में भी देख सकते हैं, वे लोग, मुझे में आपको डाउट है कि ऑब्जेक्ट है कि नहीं, तो आप मुझे को हटा लीजिए, वे लोग क्या धोखा देते हैं, क्या धोखा देते हैं, अजीब नहीं लग रहा है, बिल्कुल ऑड लग रहा है। वे लोग किसे धोखा देते हैं या वे लोग किसको धोखा देते हैं, इससे आंसर मिल रहा है मुझे, तो मुझे यहां पर ऑब्जेक्ट है आपका। तो इतनी सिंपल सी बात है, आपको समझना है कोई भी ऑब्जेक्ट को पहचानना। देखिए मेरा जोर ऑब्जेक्ट पे क्यों है, ऑब्जेक्ट आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, आगे आप टेंस के बाद वॉइस पढ़ेंगे, तो वॉइस में ऑब्जेक्ट का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जिसके ऑब्जेक्ट, जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होंगे उसी के ही वॉइस बनेंगे, एल्स आपका वॉइस नहीं बनेगा। वैसे भी 8 टेंस के वॉइस बनते हैं, उसमें भी ऑब्जेक्ट का क्लॉज लग गया कि ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, तो ऐसे करते करते वॉइस के सेंटेंस बहुत कम हो जाते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं। वॉइस के ही क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, जिसमें ऐसा लगता है कि वो टेंस है लेकिन वो होता वॉइस है। आप वॉइस और टेंस में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, तो डिफरेंशिएट इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि यू डोंट हैव द नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए, जब आप सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब को जान गए हैं, तो हमने शुरुआत की थी प्रेजेंट टेंस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, जिसको हम सिंपल भी कहते हैं, हमने देखा है, ठीक है। अब कुछ ऐसे हिंदी सेंटेंसेस होते हैं जिसके इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि वो सेंटेंस इस टेंस के अंदर आते हैं कि नहीं आते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूं, मैं जाता हूं, वह लिखती है, वह रोती है, वह खेलती है, वह आती है, वह हंसती है, वह मुस्कुराती है, वे लोग मुस्कुराते हैं, हम लोग मुस्कुराते हैं। आप नोटिस करेंगे मैंने जितने सेंटेंस बोला सब में या तो लास्ट में ता है आ रहा है, ती है, ते हैं, और ता हूं। जैसे कि वह जाता है, वह जाती है, वे लोग जाते हैं और मैं जाता हूं, मैं लिखता हूं, तुम जाते हो, तुम कैसे खेलते हो, तुम सोते हो। सारे ऐसे हिंदी सेंटेंसेस विच एंड्स इन ता है, ती है, ते हैं। जो ता है, ती है, ते हैं, ता हमें खत्म हुए वो वाक्य आपके कहलाते हैं क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है। अब ये बहुत सिंपल सी बात हो गई जिसको समझने के लिए हमको बहुत ज्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं है। आते हैं हम इसके अफर्मेटिव।
अफर्मेटिव मैंने बताया था आपको कि हर टेंस में आप 4 टाइप के सेंटेंस पढ़ेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव बिगिनिंग और इंट्रोगेटिव WH वर्ड। सबसे पहले हम अफर्मेटिव को देखते हैं। अफर्मेटिव का मतलब ही होता है हिंदी में सकारात्मक। सकारात्मक वाक्य में मैं जो अभी फॉर्मूला स्ट्रक्चर लिखने वाला हूं, वहां आप ये देखेंगे कि कैसे हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आपका शॉर्ट में लिख देता हूं सब्जेक्ट को इस तरीके से, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसका भी जिक्र करेंगे। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है, आपको तो वर्ब पता है, उसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है देखेंगे अभी। सबसे पहले सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर। एग्जाम्पल, मैं आपको सजा देता हूं। मैं आपको सजा देता हूं, क्या होगा। अब इस हिंदी सेंटेंस के अकॉर्डिंग सबसे पहले आप इसमें सब्जेक्ट ढूंढिए, क्योंकि सबसे पहले इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए सब्जेक्ट आना चाहिए। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। कर्ता क्या है इसमें, मैं, मतलब कि इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई। ठीक, उसके बाद है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब मतलब होता है एक्शन वर्ड। मैं आपको सजा देता हूं में एक्शन क्या हो रहा है, सजा देने का, और सजा देना इज कॉल्ड इन इंग्लिश दैट इज पनिश। मैं सजा देता हूं। अब ये आपको डायरेक्ट यहां पे आएगा कि इनडायरेक्टली आएगा। अगर इनडायरेक्टली आएगा, इनडायरेक्टली बोलने का मतलब होता है कि जो आपको है वो फिर ऑब्जेक्ट नहीं है, वो अदर में चला गया। इसकी चर्चा हम करेंगे, लेकिन आप इस बात को ध्यान रखिए कि आपको पहले चेक करना है ऑब्जेक्ट को। यहां तो वैसे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको सजा देता हूं मतलब जो एक्शन कर रहा हूं उसको ये वाला जो बंदा है आपको वो झेल रहा है, तो वैसे ही पता चल जा रहा है कि वो ऑब्जेक्ट है। तो आई पनिश यू। फिर भी आप अगर सेटिस्फाई नहीं हुए कि आपको शब्द या आपको है, यहां पे जो आपको शब्द आया है वो ऑब्जेक्ट है कि नहीं, तो आपको सिंपली क्या करना है, आप सेंटेंस में लगा लीजिए क्या, किसे और किसको। इंग्लिश में व्हाट या हूं, सिंपल है। ठीक है, तो आई पनिश यू। अब इसी को चेंज करके मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, यू पनिश मी। आई पनिश यू, मैं तुमको सजा देता हूं, तुम मुझे सजा देते हो, यू पनिश मी। वे लोग मुझे सजा देते हैं, दे पनिश मी। वह मुझे सजा देती है, शी पनिशेज मी। अब पनिशेज कहां से हो गया, अभी देखते हैं, चलिए। आई प्ले क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट, he plays cricket, she plays cricket, it plays cricket। बहुत सिंपल सी बात है। देखिए, आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे आई यू दे और आई यू दे और वी, इनमें आपको किसी भी प्रकार का उसके वर्ब में, एक्शन वर्ड में किसी प्रकार का एस नजर नहीं आ रहा है। बट जैसे ही शी और इट आया, आप वहां पे एस लगाने लगे। उसका एक्चुअल नियम है कि आप जहां भी सिंगुलर सब्जेक्ट देखेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट विल ऑलवेज कैरी व्हाट, एस या ईएस। वो भी कहां, वर्ब में लगाना है आपको। जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट, देखिए ये जो ही है सिंगुलर सब्जेक्ट है, शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इट भी सिंगुलर सब्जेक्ट है।
सर आप कैसे जाने? अरे भाई वी, मैं अगर वी बोलता हूं इसका मतलब क्या हुआ? वो अपने आप में प्लूरल है। वी मतलब हम लोग, दे मतलब वे लोग, तुम जो होता है वो तुम लोग भी होता है और तुम भी होता है, तो उसको इट इज टेकन एज प्लूरल। अब आती है बात आई की। सर आई तो सिंगुलर होता है, तो आई चूंकि फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन होने के वजह से उसको वहां पे एज अ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उसको एज अ प्लूरल कंसिडर किया जाता है। इसी कारण उसमें एस या ईएस नहीं लगता है। आप देख रहे हैं आई के साथ प्ले आया बट उसमें एस या ईएस नहीं लगा, चूंकि वो सिंगुलर है। क्योंकि जब मैं आई बोलूंगा तो मतलब मैं अपने सिंगल को आई बोलूंगा, तो आप आई को एज है तो सिंगुलर, बट आप उसको कभी भी उसके साथ एस या ईएस नहीं लगाएंगे, उसको एज अ प्लूरल जैसे कंसिडर करिए इस टेंस में, ठीक है। क्योंकि एस और ईएस का जो कहते हैं कंसेप्ट होता है वो पर्सन वाइज, जैसे आपने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन पढ़ा है, पर्सन वाइज क्या होता है अप्लाई किया जाता है एस या ईएस को। मैं आपको बहुत शॉर्ट में बहुत अच्छे से ये चीजें स्वीट बता रहा हूं, आपको बहुत उतना डेप्थ में नहीं जाना पड़ेगा। डेप्थ में जाएंगे हम, लेकिन जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में आएंगे तो वहां डेप्थ में जाएंगे, लेकिन अभी हमको बेसिक सीखना जरूरी है। तो उसके लिए आप ये ध्यान दीजिए कि आई, वी, दे, यू, इनके साथ आपको हमेशा एज अ प्लूरल कंसिडर करना है, और इनके साथ ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके वर्ब में ध्यान रखिएगा, उसके वर्ब में, ना कि इसी में लगा देंगे आप, उसके वर्ब में एस या ईएस लगा देंगे। अब आपका क्वेश्चन आना चाहिए, सर आपने तो यहां सिर्फ एस लगाया है, आपने तो यहां सिर्फ एस लगाया है, ईएस वाला कहां हुआ? ईएस वाला सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे शी गो, गो होना चाहिए लेकिन शी है इसलिए गोज हो जाएगा, शी गोज, है नहीं। अब यहां पे बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि वहां पे ईएस लग रहा है या एस? तो सबसे पहली बात आप ध्यान रखिए, जो भी वर्ड ओ से एंड हो रहा है ना, उसके बाद आप हमेशा ईएस लगाइए, ये तो आप याद रख सकते हैं। दूसरा आप ऐसा याद रख सकते हैं कि जितने भी वर्ड्स होते हैं, जैसे जो एंड होते हैं सीएच से, टीएच, टीसीएच से, जिसमें आपका प्रोनाउंसिएशन एस का ना हो रहा हो, जैसे कैच, कैच में अगर आप, कैच एक शब्द है, अगर आप इसमें एस लगा भी दें तो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है कि आप करके देखिए, कैच निकल ही नहीं रहा है मुंह से, तो उस केस में हम क्या करते हैं, ईएस लगाते हैं, कैचेस करते हैं उसको, ठीक है। मैच, मैचेस, ठीक है। तो वहां हम क्या कर रहे हैं, ईएस लगा रहे हैं। जैसे एक और वर्ड ले लो, केयर, अब केयर में एस लगाने से एस का प्रोनाउंसिएशन हो जा रहा है, केयर, केयर्स, लेकिन मैच में एस का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, इसीलिए हमको ईएस लगाने की जरूरत होती है। एक और वर्ड है, देख लेते हैं, टिच, टिच में आप क्या ऐड करेंगे, ईएस। क्यों ऐड करेंगे? एस लगा के भी काम चल सकता है? नहीं, आप एस लगा के देख लीजिए शब्द में, टिच में, टिच का एस लगा हुआ जो शब्द होता है टिच, एस का प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है, इसीलिए हम वहां पे क्या कर रहे हैं, ईएस लगा रहे हैं, वो बन रहा है टीचेस। तो सारी बातों का अगर कंक्लूजन निकालें तो जितने भी आई, वी, दे, यू या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए तो ये दे आर कंसिडर्ड एज प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। अब ये प्लूरल क्या आपने लिखा सर, आई, वी, दे, यू, तो प्रोनाउन है, किसी का नाम आ सकता है, जैसे कि एग्जांपल आप आई प्ले तो बोल दिए, यू प्ले भी बोल दिए, लेकिन शी आया तो शी प्लेस, ही प्लेस। अगर मैं नाम ले लूं रजत, रजत प्लेस, अकबर गोज, तो अकबर सिंगुलर सब्जेक्ट है, रजत भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए उनके आने वाले वर्ब में, मेन वर्ब में आपने ईएस या एस लगाया। अगर ये रजत और अकबर एक हो जाएं, जैसे कि अकबर और रजत खेलते हैं, अकबर एंड रजत प्ले हो जाएगा। अकबर और रजत जाते हैं, अकबर एंड रजत गो, नॉट गोज, गोज नहीं होगा, क्योंकि अब सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो जाएगा, क्योंकि अकबर और रजत दो हो गए, दो मतलब प्लूरल हो गए। चलिए अब बात करते हैं
और कुछ सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे आई नो यू, दे नो मी, वी कॉल यू, you come here, she calls me, he advises me. it जो होता है, it आपका नॉन लिविंग सब्जेक्ट होता है। इसको it को हमेशा आप नॉन लिविंग, ये मस्कुलाइन के लिए, सॉरी ये फेमिनाइन के लिए और ये मस्कुलाइन के लिए यूज करना है आपको। इट ले लीजिए, इट में आपका इट प्लेज हॉकी। तो ये जो इट है वो आपका एक डॉग भी हो सकता है, एक कैट भी हो सकती है। एनिमल्स को आप, एनिमल्स के लिए भी आपको IT इट ही लगाना है, ठीक है। एनिमल्स को भी एक नॉन लिविंग की तरह ही लेना है। इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर में उनके लिए IT इट लगता है, उनको नॉन लिविंग समझते हुए, ठीक है। उनके लिए ही शी इट नहीं, ही शी नहीं लगाना है आपको, ठीक है। तो IT इट प्लेज हॉकी। तो ये जो था सारा का सारा क्या था, ये है अफर्मेटिव। हमने जो सेंटेंस देखा ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसके नेगेटिव में आते हैं। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, उसका मैं पहले आपके सामने स्ट्रक्चर रख देता हूं। डू, डस प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। एग्जाम्पल, आई डू नॉट गो, यू डू नॉट प्ले। गो लिख लीजिए, प्ले लिख लीजिए। एक्शन वर्ड तो आप बहुत सारे एक्शन वर्ड यूज कर सकते हैं। दे डू नॉट कम हियर, we do not call you। इट इज वेरी सिंपल। अब आप बोलेंगे कि सर आप हर जगह डू नॉट लगा रहे, डू नॉट लगा रहे, डू नॉट, डज नॉट भी तो है। जी हाँ, डज नॉट भी है। जैसा कि हमने अफर्मेटिव में पढ़ा था, ही शी इट, ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा टेकन एज, उसके जो वर्ब होते हैं उसको टेकन एज सिंगुलर। जैसे कि एक्चुअली में ऐसा ही बनता वो, आई डू नॉट गो तो शी डू नॉट गो ही होता, शी डू नॉट गो ही होता। पर रूल्स अभी मैंने अफर्मेटिव में बताया कि जब भी ही शी इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट आए तो उसके बाद आने वाला वर्ब, ध्यान रखिएगा, उसके बाद आने वाला, सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद आने वाला जो वर्ब है वो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो। अब यहां पे आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया, डू इज कॉल्ड एज अ हेल्पिंग वर्ब इन दिस टेंस। तो डू में आप es लगा देंगे, जैसे कि मैंने बताया था o से एंड होने वाला वर्ड, उसमें आप s नहीं लगाएंगे, उसमें आप लगाएंगे es। गो का एग्जांपल दिया था जो कि गोज में तब्दील हुआ था। अब ये she does not go हो गया, he do not play होता वो, बट चूंकि आपका सब्जेक्ट ही सिंगुलर है तो उसके जस्ट आने वाला वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है, अगर इसके तुरंत बाद मेन वर्ब आता तो हम उसमें लगा रहे थे। अब उसके बाद आ गया हेल्पिंग वर्ब तो इसी में हम es लगा देंगे, तो he does not play हो गया। ठीक है, it does not come। तो ये हमारे सारे के सारे बहुत ही बेसिक्स
कहा जाए कि इनके बगैर आप किसी भी इंग्लिश का ट्रांसलेशन या किसी भी प्रकार का इंग्लिश फॉर्मेशन सेंटेंस का नहीं कर सकते। आप समझ सकते हैं क्या इंपॉर्टेंस है सब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट की और वर्ब की, क्योंकि विदाउट नोइंग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब आप ये सेंटेंस को फॉर्म नहीं कर सकते। तो आपने देखा जैसे कि कुछ सेंटेंस लेते हैं, मैं जाता हूं आई गो, मैं नहीं जाता हूं आई डू नॉट गो, तुम जाते हो यू गो, तुम नहीं जाते हो यू डू नॉट गो, वे लोग जाते हैं दे गो, वे लोग नहीं जाते हैं दे डू नॉट गो, हम लोग जाते हैं वी गो, हम लोग नहीं जाते हैं वी डू नॉट गो, वह जाती है शी गोस, वह नहीं जाती है शी डज नॉट गो, वह जाता है ही गोज, वह नहीं जाता है ही डज नॉट गो, यह जाता है इट गोज, यह नहीं जाता है इट डज नॉट गो। अब मेरे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि सर आपने यहाँ पे शी के बाद डज किया, क्या सर वापस यहाँ पे ईएस लगाया जा सकता है गो में, या प्ले में एस लगा सकते हैं, या कम में एस लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ही शी इट सिंगुलर है ना, नहीं लगा सकते। आपने एक बार हेल्पिंग वर्ब में ईएस लगा दिया है तो उसके बाद दोबारा एस यहाँ पे नहीं लगाना है। यही तो सारे एरर होते हैं, यही तो सारे एरर होते हैं जो आपको एग्जाम में दे दिए जाते हैं, उसी को आपको फाइंड आउट करना है। जैसे कि यही एक क्वेश्चन है, इसको वो आपको ऐसा दे देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, इट डज नॉट कम्स। आप सोचेंगे सेंटेंस तो सही लग रहा है, आप सोचेंगे कम्स तो होता है, हमने सुना है कई बार कम्स, डज भी सुना है तो सही लगता है, बट अल्टीमेटली ये गलत है। आपका आ जाएगा कम, इट डज नॉट कम, ये करेक्ट होगा। तो इन्हीं बातों को आपको समझना है, हम धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली इन चीजों को हम डील करेंगे। समझने की बात सिर्फ यही है कि आपको कैसे, देखिए एक दिन में ये चीजें नहीं होंगी लेकिन एक दिन जरूर होगी, तो इसको समझना है। आप स्लोली ग्रेजुअली धीरे धीरे वीडियोस को देखते जाएंगे, हमारे आप क्लासेस अटेंड करेंगे तो ये सारी चीजें आपको समझ आने लगेगी, क्योंकि किसी भी चीज को ग्रास्प करने के लिए टाइम लेता है, बट जरूर होता है। अब अगर आप उसके यहाँ उस चीज में कंटिन्यूस टच में है तो वो चीजें जरूर होंगी, जरूर आपको फायदे देंगे। जैसे कि अब आगे आते हैं, हमने अफर्मेटिव देखा, नेगेटिव देखा, अब जरा हम बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव दो टाइप के हैं, जैसा मैंने पहले बताया था। एक तो मैंने लिखा था बिगिनिंग, एक है WH वर्ड, जिसको हम कभी कभी ना मिडिल करके भी बोलेंगे। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं MID मिड करके। सर ये इंट्रोगेटिव बिगिनिंग क्या होता है? बिगिनिंग का मतलब होता है प्रारंभ, आरंभ, शुरुआत, ठीक है, शुरू करना। बिगिनिंग का मतलब ये होता है, मतलब इंट्रोगेटिव में कोई प्रारंभ या शुरुआत वाली क्या बात है सर जो इसका नाम इंट्रोगेटिव बिगिनिंग रखें? देखते हैं, चलिए कुछ एग्जाम्पल आपके सामने पेश कर रहा हूं, आप उसको जरा गौर करिएगा। क्या मैं आपको जानता हूं? क्या तुम मुझे पीटते हो? क्या अशोक अपने घर जाता है? मैंने तीन प्रकार के सेंटेंस आपके सामने रखे। क्या आपको इन तीनों सेंटेंस में कुछ कॉमन दिख रहा है? जी हाँ, क्या, क्या और क्या। और इस क्या का सेंटेंस के प्रारंभ में, शुरुआत में ही आना सबसे बड़ी बात है। और ये किस टाइप के सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक। तो सर इसमें प्रश्नवाचक वाली क्या बात है? प्रश्नवाचक वाली बात है आपका क्या लगा देना एक प्रकार से प्रश्नवाचक नहीं बन रहा है। अब ये क्या को हटा दीजिए, मैं आपको जानता हूं, ये एक सकारात्मक यानी कि अफर्मेटिव में चले जाएंगे हम। तुम मुझे पीटते हो, ये भी अफर्मेटिव हो गया।
अशोक अपने घर जाता है, ये भी एक अफर्मेटिव हो गया, लेकिन इन्हीं सेंटेंस के पहले आपने क्या लगा दिया तो वो इंट्रोगेटिव बिगिनिंग हो जाएगा। बिगिनिंग मतलब होता है प्रारंभ, शुरुआत में। शुरुआत में क्या शब्द के आने की वजह से इसे इंट्रोगेटिव बिगिनिंग कहा जाता है। शुरुआत में, स्टार्टिंग में क्या शब्द आने की वजह से इसे इंट्रोगेटिव बिगिनिंग कहा जाता है। और इस क्या के लिए आप व्हाट नहीं लगाएंगे, इस क्या के लिए आप सेंटेंस में व्हाट नहीं लगाएंगे, आप क्या लगाएंगे, डू आई नो यू। क्या तुम मुझे पीटते हो, डू यू बीट मी। क्या अशोक अपने घर जाता है, डज अशोक गो टू हिज होम। तो देखिए इस क्या के लिए डू लगा, इस सेंटेंस में क्या के लिए डू लगा और इस क्या के लिए यहां पे डज लगा। अगेन वही बात आएगी शायद आपके दिमाग में कि डू डू लगते लगते अचानक डज कैसे हो गया सर। हमने इसे डिस्कस किया नेगेटिव में। मैं एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम डू का प्रयोग करते हैं, तुम यानी कि यू, इसमें हम डू का प्रयोग करते हैं, लेकिन अशोक एक सिंगल नेम है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा आपको डज लगाना है। ये हमने नेगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस में हमने इसके बारे में डिस्कस की है। तो आप यहां देख सकते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे पूछते हैं सर इंट्रोगेटिव बिगिनिंग सिर्फ इस क्या के वजह से, क्या के स्टार्टिंग में आने की वजह से हमें इसे इंट्रोगेटिव बिगिनिंग कहा जाता है। जी हाँ, डू भी तो सामने आ रहा है, डू डू डज, ये इंट्रोगेटिव वर्ड की तरह काम कर रहे हैं। डू और डज यहां पे है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन डू सामने आ जाने से वो क्या की भूमिका बना रहे हैं वहां पर। क्लियर हो ये चीज। अब इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं जरा हम। अगर मैं स्टार्ट करूं, अभी इंट्रोगेटिव मिडिल नहीं देखे ना हमने, अभी सिर्फ बात हो रही है इंट्रोगेटिव बिगिनिंग की, जिसमें सबसे पहले आपका या तो डू आना है या डज आना है। एग्जाम्पल में हमने देखा है। उसके बाद सब्जेक्ट आना है, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर्स। जैसे कि डू आई कॉल यू, डू दे एडवाइस मी, do they advise me, क्या वे लोग हमें सलाह, क्या वे लोग मुझे सलाह देते हैं। जैसे कि और डज ही ड्रिंक वाटर, Does he drink water? Does she know her uncle? Does it का भी बना लेते हैं। चलिए, Does it bark? बार्क यानी होता है भौंकना। मान लीजिए कोई डॉग है, वो बार्किंग कर रहा है, तो आप बोल सकते हैं डज इट बार्क, क्या यह भौंकता है। जैसे आप किसी के घर गए, आपको पता है कि उस घर में कुत्ता है, उसके तो भौंकने से आप डर जाओगे, तो आप उसके मालिक से पूछते हो भाई ये भौंकता है क्या, तो आप कैसे पूछेंगे उसको इंग्लिश में, डज इट बार्क, यही तरीके से पूछेंगे, क्या वह भौंकता है। तो ऐसे करके आप ये सारे के सारे सेंटेंस में समझ सकते हैं कि डू डज कहां पे डू और कहां पे डज का इस्तेमाल करना है। एक आपका नेगेटिव सेंटेंस है जहां पे डू नॉट, डज नॉट आता जा रहा है। एक इंट्रोगेटिव बिगिनिंग है जहां पे डू और डज स्टार्टिंग में आ रहे हैं, एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। और एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि क्या शब्द के लिए वो इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे ही और एक शब्द ले लेते हैं, जैसे कि डू आई
शो यू, डू आई शो यू माई करेज, एक सेंटेंस है। डज शी मेमोराइज हर लेसन। बहुत से तमाम सेंटेंस आप बना सकते हैं अब डू और डज से रिलेटेड। तो इस तरीके से आप सारी चीजें बहुत आसानी से कर सकते हैं, बस आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर पता होना इसलिए इंपॉर्टेंट है, विदाउट हैविंग द नॉलेज ऑफ द स्ट्रक्चर यू कांट फॉर्म एनी इंग्लिश सेंटेंस फ्रॉम हिंदी। आपको ये सारी चीजें पता होंगी तभी आप क्या कहते हैं सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर सकते हैं, एल्स आपको दिक्कतें होंगी और एरर डिटेक्शन, एरर फाइंडिंग में आप तो बहुत ज्यादा फंसेंगे। तो बेटर है कि आप इन चीजों को बहुत अच्छे से समझ लें। समझना जरूरी है, समझ गए तो चीजों को दिमाग में आते आते बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव मिडिल में आते हैं। इंट्रोगेटिव मिडिल बोल लीजिए, WH बोल लीजिए। अभी WH क्या होता है सर? WH मतलब ये ऐसा इंट्रोगेटिव है जिसमें आप हमेशा व्हाट, वेयर, whose, which, when, what, where, whose, which, when, who, इस टाइप के देखिए WH वाले वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। हाउ, ठीक है। तो इस ऐसे जो ये क्वेश्चन वर्ड है, ये सारे के सारे आपके क्वेश्चन वर्ड हैं और यही क्वेश्चन वर्ड का इंट्रोडक्शन होने वाला है इंट्रोगेटिव मिडिल में। वर्ड क्लियर है? जैसे कि इसके फॉर्मूले में आते हैं इंट्रोगेटिव मिडिल के। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आना है, उसके बाद डू या डज आना है, फिर सब्जेक्ट आना है, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आना है, फिर ऑब्जेक्ट, देन अदर। ठीक है। अब आप इसको समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मैं क्या खाता हूं। अगर आप इंट्रोगेटिव बिगिनिंग की तरफ जाएं तो आपको क्या शब्द शुरू में देखने को मिलता था हिंदी में। अब यही क्या शब्द हिंदी सेंटेंस के मिडिल में आ गया। तो आप ध्यान देंगे इंट्रोगेटिव बिगिनिंग का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब किसी से हम येस और नो में आंसर चाहते हैं। जैसे क्या तुम जाते हो, सामने वाला आंसर देगा येस और नो में। अगर वो जाता है तो यस बोलेगा, नहीं जाता है तो नो बोलेगा। क्या तुम आम खाते हो, तो सामने वाला यस और नो में। उसमें डिटेल में आंसर नहीं देगा वो। डिटेल में आंसर देने के लिए तो बना है इंट्रोगेटिव WH वर्ड। मैं क्या खाता हूं, मान लो किसी ने पूछा क्या आप खाते हो, सामने वाले ने कहा यस। उसके बाद बट ऑब्वियस क्वेश्चन होता है कि तुम क्या खाते हो। क्या तुम खाते हो और तुम क्या खाते हो, दोनों सेंटेंस में बहुत डिफरेंस है। तो मैं क्या खाता हूं, इसका मतलब देखिए अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सबसे पहले आना चाहिए क्वेश्चन वर्ड। इस सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्या। उसका इंग्लिश मीनिंग होता है व्हाट। उसके बाद डू या डज। अब ये डू और डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। सब्जेक्ट है मैं, तो यहां लगेगा डू। व्हाट डू आई, खाना, इट। इसी को हम चेंज करते हैं, तुम क्या खाते हो, व्हाट डू यू इट। वे लोग क्या खाते हैं, व्हाट डू दे इट। ठीक है। मैं क्या सोचता हूं, व्हाट डू आई थिंक। इस व्हाट को आप हाउ से भी रिप्लेस कर सकते हैं। हाउ डू आई इट, हाउ डू यू इट, हाउ डू दे इट, हाउ डू आई थिंक। वेयर से भी सोच सकते हैं, वेयर डू आई इट, या व्हेन से कर सकते हैं, व्हेन डू आई इट।
मतलब ये सारे के सारे एप्लीकेबल है इन प्लेस ऑफ व्हाट। आप व्हाट की जगह पे ये सारी चीजें लगा सकते हैं, ठीक है सारे। विच के लिए, होम के लिए, जैसे होम, एक होम वर्ड होगा यहाँ पे, नहीं लिखे हैं, चलिए लिख लेते हैं होम भी, अगर नहीं होगा तो। होम मतलब होता है किसे और किसको। जैसे मैं किसे पीटता हूं, मैं किसे पीटता हूं, whom do I beat, whom आ गया। तुम किसे पीटते हो, whom do you beat। वह किसे जानती है, whom does she beat। वह किसे जानती है, ओके माय अपॉलजी, वह किसे जानती है, whom does she know। क्लियर इट इज। तो ये सारे आपको 4 टाइप के जो सेंटेंस हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पर पढ़े। सबसे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का 3 कैटेगरी देखी, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तीनों के 4 कैटेगरी होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। इंडेफिनिट जिसे सिंपल कहा जाता है, कंटिन्यूअस जैसे प्रोग्रेसिव कहा जाता है, परफेक्ट, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये 4 4 + 4 + 4 टोटल 12 टेंस आपको देखने को मिलेंगे, जिसका पहला टेंस होगा प्रेजेंट का इंडेफिनिट, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं। अब उस टेंस को समझने के लिए हमने सबसे पहले सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब को समझा। सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट जो उस काम को भोग रहा है, और वर्ब क्या होता है जो काम हो रहा है उस सेंटेंस में, वो। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर तैयार किया था अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव बिगिनिंग और इंट्रोगेटिव मिडिल का। अफर्मेटिव में कैसे सेंटेंस थे, मैं जाता हूं, आई गो, तुम जाते हो, यू गो, वे लोग जाते हैं, दे गो, वह जाती है, शी गोज, वह जाता है, ही गोज, यह जाता है, इट गोज। फिर नेगेटिव में आए हम, मैं नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो, तुम नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो, वे लोग नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो, हम लोग नहीं जाते हैं, वी डू नॉट गो, वह नहीं जाती है, शी डज नॉट गो, वह नहीं जाता है, ही डज नॉट गो। इंट्रोगेटिव बिगिनिंग, क्या मैं जाता हूं, डू आई गो, क्या तुम जाते हो, डू यू गो, क्या वे लोग जाते हैं, डू दे गो, क्या वह जाती है, डज शी गो। इंट्रोगेटिव मिडिल में आते हैं, इंट्रोगेटिव WH वाले में, मैं कहां जाता हूं, वेयर डू आई गो, तुम कहां जाते हो, वेयर डू यू गो, वे लोग कहां जाते हैं, वेयर डू दे गो, वेयर डू दे गो, हम लोग कहां जाते हैं, हम वेयर डू वी गो, वह कहां जाती है, वेयर डज शी गो। मैं खेलता हूं, आई प्ले, तुम खेलते हो, यू प्ले, वे लोग खेलते हैं, दे प्ले, हम लोग खेलते हैं, वी प्ले, वह खेलती है, शी प्लेस, हम लोग नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले, तुम नहीं खेलते, यू डू नॉट प्ले, वह नहीं खेलती है, शी डज नॉट प्ले। क्या मैं खेलता हूं, डू आई प्ले, क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले, क्या वे लोग खेलते हैं, डू दे प्ले, मैं क्या खेलता हूं, व्हाट डू आई प्ले, तुम क्या खेलते हो, व्हाट डू यू प्ले, वे लोग क्या खेलते हैं, व्हाट डू दे प्ले, हम लोग क्या खेलते हैं, व्हाट डू वी प्ले, वह क्या खेलती है, व्हाट डज शी प्ले, नॉट प्लेज, ओनली प्ले। तो इस तरीके से हमने आज बहुत ही बेसिक क्लास प्रेजेंट इंडेफिनिट की स्टार्ट की है। बहुत ही सिंपल वे पे, बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ मैंने इसको प्रेजेंट करने की कोशिश की है। होप कि आपको ये चीजें समझ आई होंगी। अगर आपको समझ नहीं आई हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता भी सकते हैं। तब तक के लिए हम इजाजत लेते हैं और अगली क्लास में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ेंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।